तो बच्चों 9 महीनों तक एक माँ अपने गर्भ में एक नई जिंदगी को संभालती है। उसका हर एक पल, हर एक श्वास, हर एक धड़कन उसी जीवन के लिए होता है, उसी नई जिंदगी के लिए होता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब वो नन्हा जीवन कहता है, माँ अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ इस नई दुनिया को देखने के लिए। और बेसिकली यहीं से शुरू होती है प्रसव अर्थात पार्चुरेशन की कहानी। तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन अर्थात प्रसव और दुग्ध स्रवण। ये बिहार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रसव जैसे टॉपिक से 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और 1 नंबर की बात तो है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव तो अनेक फ्रेम हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद अगर इन दोनों टॉपिक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम होता है या फिर बनता है तो आप आसानी से उन सभी प्रकार के क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ये बेसिकली इस लेक्चर के इंट्रो थी, इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, अब ये कौन कौन टॉपिक पढ़ने वाले ये भी क्लियर हो गया। चलो अब इन दोनों टॉपिक को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस प्रसव जैसे टॉपिक को, जिसको हम लोग इंग्लिश में पार्चुरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक के अनेक नाम का जिक्र हम कर लेते हैं। इस प्रसव को और किन नाम से जानते हैं? तो इन प्रसव को ही पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पार्चुरेशन के साथ साथ और क्या बोलते हैं तो ध्यान से सुनना। इस पार्चुरेशन के साथ साथ इसका एक और नाम हम लोग देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर। तो अगर कहीं पे आपको पार्चुरेशन ना दिखकर लेबर दिख जाए तो आप समझना एक ही बात लिखा हुआ है, या फिर लेबर भी ना दिखे तो आपको दिखेगा चाइल्ड बर्थ। क्या दिखेगा? चाइल्ड बर्थ। हम स्पीड को बहुत आराम आराम से लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि मेरा एक ही मोटिव होता है कि लेक्चर में हम बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं करें या फिर बहुत देर से कंप्लीट नहीं करें। एक ही मोटिव है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वह स्पीड में क्यों नहीं हो या फिर वह स्लो क्यों नहीं हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगे तो आप क्या करना, यूट्यूब में से 1.5x कर लेना या फिर 2x कर लेना, जैसा आपको लगे वैसे आप अपने अकॉर्डिंग उस स्पीड को मेंटेन कर लेना। ठीक है, चल। तो पार्चुरेशन का नाम है प्रसव, प्रसव के साथ साथ लेबर और लेबर के साथ साथ चाइल्ड बर्थ। ये एक ही टॉपिक के नाम है। चाइल्ड बर्थ का सीधा मतलब होता है बच्चे को जन्म देना। क्या? तो इसका मतलब क्या प्रसव बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया? हाँ भाई, समझ गए आप। बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया बेसिकली प्रसव कहलाती है। अब यहाँ पे जब देखोगे तो आपको कुछ शब्द दिखाई देंगे। अब सबसे पहले मेरा एक ही मोटिव होता है कि आप बेसिक से सीख पाओ, और बेसिक से सीख पाओ कहने का मतलब इतना बेसिक सीख पाओ, इतना बेसिक जान जाओ कि आपके शब्द के मतलब समझ जाओ आप। अगर आपके पास एक होता है सेंटेंस, तो सेंटेंस छोड़ यार, उस सेंटेंस में यूज होने वाले शब्द का अर्थ समझ पाओ। तो हम आपको 4 शब्द से रूबरू कराते हैं। पहला शब्द को हम बताते हैं आपको। एक शब्द आएगा आपके सामने, जाइगोट। अगर आपके सामने ये जाइगोट, जिसे हम लोग युग्मनज के नाम से जानते हैं, ये शब्द अगर दिखाई दे तो आपके दिमाग में क्या संरचना दौड़ेगा? क्या बता पाओगे इस युग्मनज का मतलब? साथ साथ एक और संरचना ले ले। अगर आपके दिमाग में इस युग्मनज के साथ साथ अगर इम्ब्रियो दिखाई दे दे, अब प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई, इस इम्ब्रियो को कोई इम्ब्रायो भी बोल देता है। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में भ्रूण के नाम से जानते हैं। अगर ये संरचना दिखे तो फिर आप क्या समझोगे? एक और देख ले, एक और शब्द सुने होंगे फीटस शब्द का। अगर आपको फीटस दिख जाए तो आप क्या समझोगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे सभी परिचित हैं, अगर आपको बेबी दिख जाए। कौन दिख जाए? अब बेबी को आंख बंद करके देखते नहीं रह जाना यार। अगर आपको बेबी शब्द दिख जाए, बेबी जिसे हम लोग शिशु के नाम से जानते हैं, तो ये जो आपके बोर्ड पे 4 शब्द लिखे हुए हैं, क्या इस चारों शब्द का अर्थ आप बता पाओगे? आओ हम एक एक करके इन चारों शब्द के अर्थ को समझाने की कोशिश करते हैं। कौन कौन शब्द है? एक है जाइगोट, एक है एम्ब्रायो, एक है फीटस और एक है बेबी अर्थात है शिशु। यार मजाक कर रहे हैं। तो ये चारों शब्द का क्या अर्थ है सुनना। आपको नर युग्मक का नाम तो पता ही होगा। हाँ, मानव में जो नर युग्मक है उसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं। तो ये स्पर्म का हेड, नेक, ये टेल हो गया। ठीक है, अब स्पर्म और एक मादा युग्मक होती है जिसको हम ओवम बोलते हैं। दोनों में गुणसूत्र की संख्या n, इसमें भी n।
ये क्लियर है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, अर्थात जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जब निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन क्रिया के बाद एक बहुत ही प्यारा संरचना जिसे हम लोग युग्मनज बोलते हैं, अर्थात इसे ही हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और ये जाइगोट जो संरचना है, ये एन और एन के मिलन से हुआ है, तो ये संरचना 2n है। तो एक अगर आपको दिखे जाइगोट, तो जाइगोट का सीधा मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के बाद मिलने वाला जो संरचना है वह बेसिकली क्या कहलाता है, तो वह जाइगोट कहलाता है। तो ये पहला बात, ठीक है। अब सुनना, अगला आ रहा है भ्रूण। अब भ्रूण क्या होता है तो सुनना, ये जाइगोट में आप जानते हो कि डिवीजन होता है, विभाजन होता है, और विभाजन के बाद अनेक प्रकार की संरचनाएं बनती है। सेल के आधार पे, नंबर ऑफ सेल के आधार पे हम लोग बोलते हैं मोरुला, ब्लास्टुला, नाम तो सुने होंगे, ब्लास्टोसिस्ट, ये सबका। तो ये जो संरचना बन रहा है ना, बेसिकली उसमें संरचना क्या बनेगा, ऑर्गन बनने का काम शुरू हो गया है। तो जब ऑर्गन बन रहा है लेकिन पूरी तरह से ऑर्गन नहीं बना हो, ऑर्गन तो है लेकिन पूरा बॉडी डेवलप नहीं हुआ हो, तब तक हम इसको बोलते हैं फीटस। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत माफी मांगे, बहुत माफी यार, उसको बोलते हैं एम्ब्रायो। जाइगोट का मतलब नर और मादा युग्मक फ्यूज करे, संरचना बन गया। अब संरचना में डिवीजन हुआ और डिवीजन से धीरे धीरे अंग बनना शुरू हो गए, तो ये कहलाएगा एम्ब्रायो, भ्रूण। अब भ्रूण के बाद सब अगला शब्द है फीटस। अब देख, वो भ्रूण कहाँ पे होता है, तो गर्भाशय में, यूट्रस में होता है। तो गर्भाशय में वो भ्रूण डेवलप होके उसके बॉडी का डेवलप हो गया, अर्थात उसके आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, सभी प्रकार के अंग आ गए। लेकिन है कहाँ गर्भाशय में, क्या वो विकसित है? हाँ, फुल्ली विकसित है। कहाँ है? गर्भाशय में है। विकसित है? हाँ, फुल्ली विकसित है। कहाँ है? गर्भाशय में है। तो जब तक वह फुल्ली विकसित भ्रूण, जब तक वह फुल्ली विकसित भ्रूण गर्भाशय में है, उसके लिए हम शब्द का उपयोग करेंगे फीटस। उसके लिए शब्द का यूज करेंगे फीटस। जब तक वह फुल्ली विकसित अर्थात पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण कहाँ है? गर्भाशय में, तो क्या बोलेंगे? फीटस। और जैसे ही वह भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित बाहर निकल जाए, बोल देंगे शिशु। गर्भाशय में फीटस, निकल गया शिशु, है कि नहीं है? गर्भाशय में तो फीटस, निकल गया था शिशु। और निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निकलने की प्रक्रिया बेसिकली प्रसव कहलाती है। निकलने की प्रक्रिया बेसिकली लेबर कहलाती है। और इसी निकलने की प्रक्रिया को बेसिकली हम लोग बच्चे को जन्म देना, चाइल्ड बर्थ के नाम से भी जानते हैं। अब देख, गर्भाशय से निकल रही है, किसके द्वारा निकलेगी? योनि मार्ग के द्वारा। लेकिन अगर आप एकदम सटीक शब्द का प्रयोग करना चाहो, तो आप योग शब्द का प्रयोग करना जन्मनाल का। जन्मनाल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं बस उतना ही बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अलग प्रकार की बात नहीं करूंगा, मैं कोई और टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा। मैं वही शब्द, वही टर्म का उपयोग करूंगा जो आपके एनसीईआरटी में होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं बात कर रहा था किसका? हाँ, जन्मनाल का। किसके द्वारा बाहर निकलेंगे? तो जन्मनाल के द्वारा। अब ये जन्मनाल क्या है? तो जन्मनाल बेसिकली दो संरचनाओं का सम्मिलित रूप है। अब इसमें दो संरचना कौन कौन से हैं, ध्यान देना। इस जन्मनाल में दो संरचना कौन कौन से हैं? तो एक तो है योनि, एक है योनि जिसे इंग्लिश में हम लोग वेजाइना के नाम से जानते हैं। जब आप फीमेल का अर्थात मादा का जनन अंग के बारे में देखे होंगे तब ये जाने होंगे। और साथ साथ एक होता है ग्रीवा, एक होता है ग्रीवा जिसे हम लोग सर्विक्स के नाम से जानते हैं, जो नैरो स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये दोनों संरचना मिलते हैं तो इन सम्मिलित रूप को बेसिकली हम लोग जन्मनाल बोलते हैं। और जन्मनाल के माध्यम से ही वह पूरी तरह से विकसित भ्रूण, नाम हो गया फीटस, बाहर निकलता है, जिसे हम लोग शिशु बोलते हैं। अब ये जन्मनाल देखना चाहोगे क्या? आओ दिखाते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। तो ये रहा डायग्राम। अब देख, डायग्राम में यहाँ पे नीचे का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये बेसिकली किसी फीमेल का वेजाइना है, ठीक है, अर्थात योनि है। और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फैल गया है, ये जो डायलेट हो गया है, बेसिकली इसको हम लोग सर्विक्स, ग्रीवा बोलते हैं। अब देख, इसी रूट के माध्यम से, इसी रास्ता के माध्यम से ये इसी रास्ता के माध्यम से ये कौन है? ये पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण है, ये फीटस है, ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो किसके द्वारा? ये सर्विक्स और वेजाइना के। और सर्विक्स और वेजाइना के सम्मिलित रूप को हम लोग बर्थ कैनाल, जन्म नाल के नाम से जानते हैं। तो क्या आपको जन्म नाल, बर्थ कैनाल क्लियर है? क्या आपको एम्ब्रियो क्लियर है?
क्या आपको फीटस क्लियर है? क्या आपको शिशु क्लियर है? हाँ है। तो अगर क्लियर है, ये शब्द क्लियर है, तो हम आपको अब लेके चलते हैं प्रसव की परिभाषा के ऊपर, क्योंकि आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है प्रसव क्या है और प्रसव में हार्मोन का, न्यूरॉन का क्या रोल है, बेसिकली ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, अब प्रसव की परिभाषा देख ले। अब परिभाषा आपको एक एक करके सब विजिबल हो जाएगा, उसमें शब्द जो भी यूज होंगे वह सब का मतलब आपको पता चल जाएगा। मेरा मोटिव यही है कि आप बेसिक से जान पाओ। देख क्या लिखा हुआ है, जब पूरी तरह से विकसित भ्रूण, अब भ्रूण विकसित हो गया है अर्थात वह मैच्योर भी हो गया है, उसके सभी प्रकार के हाथ, नाक सभी प्रकार के ऑर्गन भी डेवलप हो गए हैं, तो क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे फीटस शब्द का। क्या ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ क्लियर है। तो जब फीटस मां के गर्भाशय से, अब यूट्रस में अंतरोपण की क्रिया हुई है, तो मां के गर्भाशय से जन्मनाल, बर्थ कैनाल, क्या जन्मनाल समझ गए? हाँ समझ गए। ग्रीवा और योनि के सम्मिलित संरचना जो होता है, रूप होता है, उसको हम लोग जन्मनाल बोलते हैं, और उसी के माध्यम से ये भ्रूण बाहर निकलता है। क्या भ्रूण बोले कि फीटस बोले? हाँ भ्रूण बोलना है तो पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण बोल दे, तो फीटस बोल दे। ये जन्मनाल के द्वारा बाहर आते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रसव कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग लेबर कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग जन्म देना बोलते हैं। क्या ये क्लियर है? प्रसव की परिभाषा क्लियर है? क्या ये पहला पैराग्राफ क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, इस प्रसव में बच्चे को बाहर निकलना है, ध्यान देना, ये समझना। देखो ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये है गर्भाशय, ये है यूट्रस। ठीक है, ये है यूट्रस, ये है गर्भाशय। देख, जब ये बेबी, सीधा बात बोल रहे हैं, जब ये फीटस डेवलप हो रहा है, जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो इसमें एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम सुने हो? नाम तो सुना ही होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। उस समय इस फीमेल के बॉडी में उस हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक होती है। किस समय? जब वो प्रेग्नेंट है, बच्चा डेवलप हो रहा है, उस समय उस फीमेल के बॉडी में किसका लेवल ज्यादा है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जाता है। और जब भी, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, यहां बता देते हैं, जब भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, जब ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वह हाई हो जाए, सुनना, जब ये प्रोजेस्टेरॉन की लेवल अत्यधिक हो जाए शरीर में, तो क्या परिवर्तन होता? सुनना, ये क्या करेगा ना, ये यूट्रस, जो गर्भाशय है, जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय को शांत रखता है, ये गर्भाशय को शांत रखता है। और दूसरी का बात ये करता है, ये ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये जीएनआरएच को इनहिबिट कर देता है, ये जीएनआरएच को रोक देता है। अब जब ये ग्रोथ हार्मोन बनेंगे नहीं, तो फिर एफएसएच एलएच नहीं बनेगा, और जब ये बनेंगे नहीं तो फिर मासिक चक्र नहीं आएगा। इसी कारण आप सुनते होंगे, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो मासिक चक्र का आना रुक जाता है, क्योंकि उस बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया है। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा तो यूट्रस शांत हो जाएंगे, यूट्रस में किसी प्रकार का चेंजेज नहीं आएगा, तो फिर जीएनआरएच भी नहीं आएगा। अब ये नहीं आएगा तो फिर मासिक चक्र भी नहीं आएगा। ये ध्यान देना। हाँ क्या बता रहे थे हम? ये बता रहे थे कि इस बेबी को बाहर निकलना है तो इसके गर्भाशय को हल्ला करना होगा, लेकिन अभी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है, तो ज्यादा तो फिर शांत रखेगा। तो फिर ऐसा हम क्या काम करें कि उस गर्भाशय में संकुचन स्टार्ट हो जाए। जब इसमें संकुचन स्टार्ट होंगे तभी तो बेबी बाहर आ पाएगा, तभी तो प्रसव की क्रिया स्टार्ट हो पाएगी। तो फिर क्या मदर खुद से कहती है क्या कि बेबी बाहर आ जा, 9 मंथ कंप्लीट हो गए? नो 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 नो। असल में वो बेबी खुद सिग्नल देता है कि माँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। याद करना, तो बच्चा सिग्नल देता है, अब सिग्नल देगा तो मदर के बॉडी में कुछ हार्मोन रिलीज होंगे, मदर के बॉडी में कुछ हार्मोन रिलीज होंगे। सिग्नल दिया बच्चा, रिलीज करेगा मदर का बॉडी हार्मोन। क्या न्यूरॉन भी क्या न्यूरॉन भी काम कर रहा है, हार्मोन भी काम कर रहा है? तो क्या हम प्रसव को न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम बोल सकते हैं? क्या न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम बोल सकते हैं? हाँ,
न्यूरॉन भी काम कर रहा है, एंडोक्राइन अर्थात हार्मोन भी काम कर रहा है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए प्रसव मतलब बेबी को बाहर निकालना, और बाहर निकालने के लिए संकुचन अति आवश्यक है। और संकुचन आवश्यक कब होगा? जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा। अब प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कैसे कम करेंगे, इसको जानने से पहले हम पहला स्लाइड पे लेके आते हैं और इस पहले स्लाइड के बात को क्लियर करते हैं। देखो, यह प्रक्रिया गर्भाशय की दीवारों में तीव्र संकुचन आ ही गया यहाँ पे। तीव्र संकुचन और हार्मोन नियंत्रण में होती है। बात तो बताएं हैं आपको कि अगर प्रसव की क्रिया को शुरू करनी है, बेबी को बाहर निकलना है, तो गर्भाशय को शांत स्थिति में तो नहीं रहना पड़ेगा, उसको हल्ला करना होगा, मतलब उसको संकुचित होना पड़ेगा। और संकुचित होने के लिए हार्मोन चाहिए, अर्थात ये प्रक्रिया तीव्र संकुचन होगा और हार्मोन का नियंत्रण होगा तभी ये हो पाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ये जो प्रसव की क्रिया है ये न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा प्रेरित होता है। न्यूरो मतलब सिग्नल जाएगा, इंडोक्राइन मतलब हार्मोन एक्टिव होगा। ठीक है, हाँ सुनना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कहने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रसव की क्रिया की शुरुआत अभी हम बताए हैं कि बच्चा सिग्नल देगा और माँ की बॉडी क्या करेगी? हार्मोन निकालेगी। बच्चा सिग्नल देगा अर्थात वह जो फीटस है वह और माँ का एक होता है संरचना प्लेसेंटा, ये दोनों मिलकर इस प्रसव की शुरुआत करने की संकेत देती है। तो प्रसव की प्रक्रिया की शुरुआत पूरी तरह से विकसित भ्रूण, देखो भ्रूण कहा रहा है, और जब पूरी तरह से विकसित भ्रूण के लिए हम यूज करते हैं फीटस शब्द का, और साथ साथ में प्लेसेंटा। क्या आपको प्लेसेंटा टॉपिक से आप परिचित हैं? अगर आप प्लेसेंटा के बारे में कुछ भी बात जानते हो तो आप कमेंट में बताना कि प्लेसेंटा क्या होता है। अगर आप परिचित नहीं हो, कुछ नहीं जानते, तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएगी। और यही तो काम कर रहे हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का एक वीडियो लेकर आ रहे हैं और आपके दिमाग में उस कंसेप्ट को सेट करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो अपरा द्वारा भेजे गए संकेतों से होती है। अब सुनना, ये दोनों बेसिकली क्या संकेत भेजेंगे? अब प्रसव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संकुचन होना, किसमें? गर्भाशय में। तो ये दोनों क्या संकेत देंगे? ये दोनों कुछ ऐसा संकेत देंगे जिसके परिणाम स्वरूप गर्भाशय में हल्का हल्का संकुचन होना हो जाएगा। और जैसे संकुचन स्टार्ट होगा तो फिर क्या रिस्पॉन्स शो करेगा, किस ग्लैंड को वह एक्टिव करेगा, और वह ग्लैंड उसमें क्या हार्मोन रिलीज करेगा और हार्मोन क्या रोल प्ले करेगा इस प्रोसेस में, इसको आइए हम समझते हैं। आइए हम आपके लिए एक स्लाइड लेके आ रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो आप इस 2 स्लाइड के माध्यम से, पहला ये और दूसरा ये, अगर ये बात आप लिख कर आ गए तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। और इसे तो भर भर के ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकते हैं भाई। और हम लोग एक बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव का भी एक सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हम लोग प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उसके ऊपर क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं एक वो, और क्या फ्रेम हुए हैं एक ओ, ये भी लाने वाले हैं आपके लिए। फिलहाल अभी सुनना, अब ये पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण और अपरा ये क्या करेंगे? सिग्नल देंगे। अब ये संकेत देंगे तो गर्भाशय में हल्का हल्का संकुचन स्टार्ट हो जाएगा। अब संकुचन स्टार्ट होना जब गर्भाशय के मायोमेट्रियम, सीधा बात बोलो क्योंकि 3 लेयर होती है, बीच वाला मायोमेट्रियम, तो जब मायोमेट्रियम में संकुचन स्टार्ट होगा तो ये पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है। क्या काम करता है? सुनना, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एक बॉडी में ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस ग्लैंड को एक्टिव कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। अब जैसे ही इस संकुचन के चलते हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, ये तुरंत 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 ये सिग्नल देगा पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी के किस भाग को? पिट्यूटरी के पश्च भाग को। एक होता है अग्र भाग, आगे वाला, और एक होता है पीछे वाला। तो जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो ये पिट्यूटरी के पीछे वाले भाग को, फर्स्ट भाग को, ये सिग्नल देगा कि भाई तू एक काम कर, जो मैंने तुम्हें दिया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो मैंने तुझे ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया था उसे मां के ब्लड में स्रावित कर दे। क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि इस हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बनाता कौन है? बनाता कौन है? तो बनाता है भाई हाइपोथैलेमस, लेकिन ये स्टोर कहां रहता है, जमा कहां रहता है? जमा रहता है पिट्यूटरी में। याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बनाने और छोड़ने का काम करता है कौन? स्रावित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। स्टोर कहां रहेगा? स्टोर रहेगा पिट्यूटरी में। और जब आवश्यकता पड़ेगी ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को तुरंत संकेत देता है, सिग्नल देता है, भाई समय आ गया है कि जब क्या किया जाए, जब इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मां के रक्त में छोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि मां के बॉडी में जो गर्भाशय है उसमें संकुचन लाना है, क्योंकि जो फीटस है वह अब डेवलप हो चुका है।
तो पिट्यूटरी के पश्च भाग को संकेत देता है कौन, हाइपोथैलेमस, क्या कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मां के रक्त में स्रावित करो। अब मां के रक्त में ऑक्सीटोसिन आया, अब मायोमेट्रियम में इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर लगे होते हैं। अब रिसेप्टर को बनाता कौन है, इस पे भी बात करेंगे। रिसेप्टर लगे होते हैं, एक बात बता रहे हैं, जैसे मोबाइल का चार्जर देखो, चार्जर, तो मोबाइल के चार्जर को अगर हम दिखाना चाहें, अब मोबाइल का चार्जर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन लैपटॉप का चार्जर है। अब ये लैपटॉप का चार्जर मान लीजिए चार्जर है, ठीक है, अब ये इसका सॉकेट है, सॉरी पिन है, तो इस पिन को लगाने के लिए कोई खांचा तो होना चाहिए भाई जिसमें ये लगे। वैसे ही हार्मोन को काम करने के लिए, एक्टिव होने के लिए कुछ रिसेप्टर चाहिए, और जिस जगह पे रिसेप्टर मिलेंगे सबसे पहले हार्मोन जुड़ेगा, उसके बाद ही वो अपना काम कर पाएगा। तो जैसे ही माँ के ब्लड में ऑक्सीटोसिन निकला, किससे, पिट्यूटरी से, कौन संकेत दिया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन दिया, ये संकुचन हल्का हल्का, और इसको करने के लिए कौन बोला भाई, खुद बोला ये प्लेसेंटा, और खुद बोला ये भ्रूण। तो ऑक्सीटोसिन मां के स्रावित हुआ, जो मायोमेट्रियम पर लगे रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं, और जैसे बाइंड होंगे तो फिर ये क्या करेंगे, ये हार्मोन गर्भाशय में संकुचन कराएंगे, और जैसे संकुचन होगा शिशु बाहर निकल जाता है, और इसी प्रक्रिया को प्रसव बोलते हैं। सुनना ध्यान से, प्रसव अर्थात पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण को बाहर निकलने की प्रक्रिया, किस माध्यम से, जन्मनाल के माध्यम से। जन्मनाल कहने का मतलब है ग्रीवा और योनि के सम्मिलित रूप को जन्मनाल बोलते हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा कब निकलना है, खुद वह विकसित भ्रूण डिसाइड करेगा, और साथ में प्लेसेंटा, ये दोनों सिग्नल देते हैं। और ये सिग्नल से क्या होता है, जो मदर का गर्भाशय होता है उसमें धीरे धीरे संकुचन स्टार्ट हो जाएगा, और ये संकुचन एक पॉजिटिव फीडबैक का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं और स्रावित करते हैं क्या, सिग्नल, जो जाता है पिट्यूटरी के पश्च भाग में, जो ये कहता है उसके कान में कि भाई जो तोरा के हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन देले रहनी ना जमा करेला, ओकरा के अब माँ के ब्लड में छोड़ दो, काहे छोड़ दो, ताकि बेबी के बाहर निकले बा, और बेबी के बाहर निकलेला संकुचन होके परी गर्भाशय में तेज होके चाहिए, बहुत तेज, और बहुत तेज होकेला कौन हार्मोन चाहिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाहिए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को छोड़ता है पिट्यूटरी, कहाँ, माँ के ब्लड में, और ये ब्लड से जाता है मायोमेट्रियम पे जुड़ता है और तेज संकुचन कराता है, और शिशु बाहर निकल जाता है। ये तो मैं कॉन्सेप्ट को समझाई, लेकिन भाषा लिखना पड़ेगा बोर्ड में। अब भाषा क्या तुम खुद से लिखोगे, हाँ लिख ले, लिख ले भाई, इसको फ्लो चार्ट जो है इसको भाषा का रूप दे दे, नहीं दोगे हम दे देते हैं। आओ देखो क्या क्या, जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तब यह मतलब कौन, पूरी तरह से विकसित भ्रूण, और अपरा, और कौन, यह और अपरा, ये दोनों गर्भाशय में हल्के हल्के संकुचन शुरू कर देते हैं। अब इन संकुचनों के कारण गर्भाशय की दीवार में स्ट्रेच रिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं, जो तांत्रिक संकेतों के माध्यम से हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या करेंगे, उत्तेजित करेंगे। अब ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि पिट्यूटरी के पश्च भाग को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को रक्त में, किसके रक्त में, मां के रक्त में स्रावित करने का संकेत भेजता है। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन मायोमेट्रियम से जुड़ता है, क्यों, क्योंकि मायोमेट्रियम पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, किसका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, और उनमें काफी तेज संकुचन उत्पन्न करता है। और काफी तेज संकुचन जैसे होगा तो वजह से क्या होगा, शिशु जन्मनाल से बाहर निकलता है, और इसी प्रक्रिया को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं, और इसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये एक टर्म है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब बेबी का बाहर निकलना। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन कौन प्रक्रिया सम्मिलित है, तो सभी प्रक्रियाओं को हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्या ये क्लियर है। प्रसव के लिए, प्रसव के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो प्रसव के लिए इंपॉर्टेंट है गर्भाशय में संकुचन कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित कराएगा। लेकिन एक और बात बता दे, ये तो हो गया आपके बोर्ड के लिए, लेकिन अगर थोड़ा और कंसेप्चुअल चीज को समझे थोड़ा सा, और आप चाहो तो यहाँ पे रोक सकते हो और आगे आप ले जा सकते हो भगाकर, जहां पे हम लैक्टेशन टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके बीच के और सारे कंसेप्ट को सीखना चाहते हो तो 5 मिनट का समय और दो हमको, 5 मिनट का समय और दो हमको। सुनना, ध्यान से सुनना। अब ये संकुचन नहीं हो रहा है, अब संकुचन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है। अब प्रोजेस्टेरोन के लेवल को ज्यादा है तो फिर कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, तो प्रोजेस्टेरोन को लेवल को नलिफाई करने के लिए, जीरो करने के लिए, प्रभाव को खत्म करने के लिए बॉडी में एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ा दे।
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम करने के लिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देते हैं। अब एस्ट्रोजन का लेवल कैसे बढ़ेगा, सुनना, ये भी हार्मोन कौन साबित करेगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत काम करेगा भाई, ये तो माँ के लिए भी और बेबी के लिए भी। क्या करता है सुनना, सुन लेना भाई, बस सुन लेना, नाम से अवगत रहना। देख क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा एक हार्मोन होता है, CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको स्रावित करता है। नाम है प्लेसेंटा से कौन हार्मोन, CRH। प्लेसेंटा से तो ऐसे एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, बहुत सारे हार्मोन है, लेकिन अभी याद कर CRH। नाम है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, सुनना, ये पिट्यूटरी के अग्रभाग पे, और किसके पिट्यूटरी, मां के, नो नो नो, फीटस के, फीटस के पिट्यूटरी के अग्रभाग पे कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये ACTH अर्थात एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। कौन, ये पिट्यूटरी। किसका पिट्यूटरी, फीटस का। कौन हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बस नाम याद कर ले भाई, नाम याद कर ले, कहीं पूछ दे बाई चांस तो आप पढ़े रहो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पढ़ना आगे बढ़ जाओ। अब ये जो हार्मोन है, ये एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करेंगे। किसको एक्टिव करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड को। ए फॉर एड्रिनोकॉर्टिको, नाम है एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिव करेंगे। किसके, फीटस के। अब इससे दो हार्मोन रिलीज होगा, एक हार्मोन का नाम है DHEA, सॉरी, एक हार्मोन का नाम है DHEA और एक हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल वही हार्मोन है जो स्ट्रेस को ओवरकम करने की काम करता है। ये कॉर्टिसोल वही हार्मोन है जो स्ट्रेस को ओवरकम करने का कोशिश करता है, सॉरी काम करता है, लेकिन ये साथ में फीटस के, किसके, फीटस में लंग्स बनाता है। क्या बनाता है, लंग्स बनाता है। तो ये कौन स्रावित करेगा, एड्रिनल ग्लैंड। साथ में कौन होगा, DHEA। अब ये DHEA को जो हार्मोन है, इसको हमारा प्लेसेंटा एस्ट्रोजन में बदल देता है। तो एस्ट्रोजन प्लेसेंटा स्रावित तो कर रहा था, लेकिन वह X था, लेकिन हमको करना है कम से कम 20X, 30X, 40X, 10X। इसके लिए अब ये DHEA स्रावित करते जाएगा, साथ में ये एस्ट्रोजन बनते जाएगा। अब ये एस्ट्रोजन में जैसे DHEA बदलेगा, चेक सुनो, ये DH कुछ है नहीं, ये DH एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन है। अब एंड्रोजन अर्थात एस्ट्रोजन क्या है, एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, एंड्रोजन है। तो ये एंड्रोजन हार्मोन है जो, जिसको प्लेसेंटा एस्ट्रोजन में बदल देता है। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, गर्भाशय में इस ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर बनाने का कार्य करता है। इस ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर बनाने का कार्य करता है। अब ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बन गया तो फिर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन वहां पे जाके जुड़ेंगे और जुड़ के क्या करेंगे, संकुचन लाएंगे। तो ये बेसिक बात थी, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, याद रखना, पहले ये स्लाइड आपको कंफर्म होना चाहिए। इस स्लाइड से क्या, इस स्लाइड से प्रसव की परिभाषा, ये यहां तक आप याद कर लो। अब ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, हो सकता है, ठीक। 5 में पूछे, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। 5 में पूछे तो आप इस फ्लो चार्ट को भाषा का रूप दे सकते हो। अगर आप उतना नहीं दे सकते तो मैं आपके लिए ये लाया हूं। आप इतना कर लो, आपके 5 मार्क्स श्योर हो जाएंगे, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये तो हार्मोन की बात बहुत पढ़ ली है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन था हमारा ऑक्सीटोसिन, जो क्या कर रहा था, संकुचन करा रहा था। इसी कारण से इसको बर्थ हार्मोन भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। अब कुछ और हार्मोन के नाम पढ़ ले। इस प्रसव के समय एक और हार्मोन नाम है रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, या प्यूबिक सिम्फिसिस। देखो, ये पेल्विक गडल होता है, हिप नाम है, कुल्हा। तो कुल्ला की हड्डी दो होते हैं, एक ये हड्डी, एक ये हड्डी। तो ये हड्डी जब आपस में जुड़ेंगे नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुड़े, तो ये जो जहाँ पे जुड़ रहे हैं, इस संरचना को हम लोग प्यूबिक सिम्फिसिस बोलते हैं। ये संरचना जहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक। तो ये प्यूबिक सिम्फिसिस को लचीला बना देता है। अब लचीला बनाने का क्या फायदा होगा, जो ये लचीला होंगे तो इस पेल्विक गडल के माध्यम से बेबी बाहर आएगा। तो जब लचीला होंगे तो बेबी को बाहर निकालने में बहुत ही आसानी होगी, याद रखना, करता है। और ग्रीवा को फैलने में मदद करता है। ये देखो, अभी देख, ये वेजाइना है और ये ग्रीवा है, ये ग्रीवा है, ये ग्रीवा है, ये ग्रीवा है। अब ग्रीवा यहाँ पे देखो फैला नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा फैला है, यहाँ पे पूरा फैल गया और बेबी बाहर निकलता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रसव समय रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, प्यूबिक सिम्फिसिस को लचीला बनाता है और ग्रीवा को फैलाने का काम करता है। एक और बात याद रखना कि प्रसव के दौरान कई बार महिलाएं, बहुत महिलाएं कमजोर होती है, कमजोर होती है अर्थात दुबली पतली होती है, ये कहने का मतलब है। और बहुत बार उन महिलाओं में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का मतलब, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो मायोमेटियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी मात्रा उतनी नहीं होती
जो चाहिए होती है, उस समय डॉक्टर क्या करते हैं, एक बाहर से इंजेक्शन देते हैं। उस इंजेक्शन में क्या होता है, बाहर बनाया हुआ सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जिसका नाम याद रखना पिटोसिन। तो ये एक पिटोस इंजेक्शन है, जिसमें क्या होता है, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन होता है, जो उन महिलाओं को दिया जाता है जब डिलीवरी के समय, प्रसव के समय, बच्चा को जन्म देने के समय, लेबर के समय उनमें नॉर्मल मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीटोसिन नहीं बन पा रहा है। यही बात लिखा हुआ है कि प्रसव के दौरान कई बार महिला के शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्तर कम हो जाता है। इसी स्थिति में सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, नाम याद रखना, सिंथेटिक का मतलब है बनाया हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिटोसिन कहा जाता है, का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि संकुचन को तेज किया जा सके और प्रसव समान रूप से हो सके। तो ये प्रसव के बारे में बात था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लैक्टेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं दुग्ध श्रवण। अगला टॉपिक हमारा लैक्टेशन। अब लैक्टेशन क्या होता है, तो देखो, अभी तक तो हम लोग जन्म दे दिए, अब जन्म देने के बाद उस शिशु को पोषण भी तो देना पड़ेगा। तो क्या देखो, नेचर ने क्या खूबसूरती बनाई है, नेचर ने, प्रकृति ने क्या खूबसूरत चीज बनाई है कि जैसे बेबी बाहर निकला तो उस बेबी के पोषण के लिए, उस शिशु के पोषण के लिए माँ के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करती है, और बच्चा जैसे ही उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह में रखता है, जैसे ही ब्रेस्ट को अपने मुंह में रखता है, अपने आप दूध का स्राव होना शुरू हो जाता है। इसी कारण से आप सुने होंगे, कभी कभी डॉक्टर ये कहता है कि माँ को, मदर को, कि आप अपने बेबी को अपने स्तन के पास, अपने ब्रेस्ट के पास रखो तो सही। माँ बोलती है कि हमें दूध नहीं खिलाओ डॉक्टर साहब, तभी क्या बोलता है कि आप रखो तो सही, अपने आप आ जाएगा। ये बहुत नेचर का खूबसूरती चीज है, खूबसूरती चीज है। तो लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जन्म के बाद माता के स्तन ग्रंथि, मैमरी ग्लैंड से दूध का निर्माण भी होता है, निर्माण के साथ साथ स्राव होता है, ताकि नवजात का, किसका, नवजात अर्थात जो जन्म लिया है उस शिशु का पोषण हो सके। दो हार्मोन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एक हार्मोन याद रखना प्रोलैक्टिन, और एक हार्मोन याद रखना ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन का काम होता है दूध को बनाना। तो फीमेल में दुग्ध के निर्माण में कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, प्रोलैक्टिन। अब उस हार्मोन, सॉरी, उस मिल्क को बाहर निकालना है। तो जब बाहर निकालना होगा तो मैमरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, और कॉन्ट्रैक्शन से मिल्क बाहर आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन मिल्क को बाहर निकालता है, जबकि मिल्क को बनाने का काम करता है प्रोलैक्टिन। याद रखना, लैक्टेशन प्रक्रिया क्लियर है, प्रोलैक्टिन का रोल क्लियर है, ऑक्सीटोसिन का रोल क्लियर है। यहाँ पे संकुचन कारक किसमें, मैमरी ग्लैंड में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। वहां पे किसने कहा था, गर्भाशय में कौन निकल रहा था, शिशु। ध्यान देना। अब ये कैसे निकालता है, तो देखो, बेबी के स्तनपान, जिसे हम लोग सकली बोलते हैं, मतलब जैसे ही कोई माँ अपने बेबी को अपने ब्रेस्ट के पास लेके आती है, तो सक्लिंग रिफ्लेक्स के चलते सेंसरी नर्व उत्तेजित हो जाती है, जो हाइपोथैलेमस को संकेत देती है। क्या देती है कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर, क्या कर, रिलीज कर। और हाइपोथैलेमस के पास तो है नहीं, और वह किसको देगी, पिट्यूटरी को देगी। क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस बनाकर जमा किसको करने के लिए दी है, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी क्या करेगा, बाहर निकालेगा, और जैसे बाहर निकालेगा तो ऑक्सीटोसिन मेमोरी गट की मसल्स को कांटेक्ट करेगी, जिससे मिल्क क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। याद रखना, याद रखना, याद रखना, कोई फीमेल का ब्रेस्ट डेवलप हो गया है, लेकिन तब तक मिल्क बाहर नहीं आता जब तक सकलिंग रिफ्लेक्स नहीं होता है। एनसीईआरटी पे वापस आओ। हाँ, एक और शब्द पूछ सकता है क्लोस्ट्रम शब्द का। तो जब बच्चा को जन्म देती है कोई मदर, उसके बाद उसका जो पहला दूध होता है, जो गाढ़ा पीला कलर का होता है, जो कम से कम 1 से 3 या 4 दिन का, 3 से 4 दिन तक निकलते रहता है, उस दूध को बेसिकली हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उस दूध को हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कैसा कलर होता है, हल्का पीला कलर का, याद रखना। अब उस कोलेस्ट्रम में तो लो लैक्टोज होता है, लो फैट होता है, अर्थात वो पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो कमजोर होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें आईजीए एंटीबॉडी होता है। एक तो प्लेसेंटा से जा रहा था आईजीजी, और एक जा रहा था दूध के माध्यम से आईजीए। तो कोलेस्ट्रम में कौन एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी। तो आईजीए एंटीबॉडी पाया जाता है जो शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये खैर था हमारा आज का 2 टॉपिक, जिसमें हम लोग लैक्टेशन और पार्चुरेशन टॉपिक को डिस्कस किए। अगर आपको मेरे अकॉर्डिंग इस टॉपिक से क्वेश्चन जो भी फ्रेम होंगे, इसी लेक्चर से होंगे, और सभी प्रकार के क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे, बस बशर्ते आप इसको ध्यान से सुने हो।
और साथ साथ नोट्स बनाए हो। तो आज के लिए इस लेक्चर की समाप्ति हम यहीं पे करते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो भी मन हो आप कमेंट करना। 12th का कहीं से भी कोई कंसेप्ट में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। कमेंट करने से पहले आप एक बार बायो मिनी सीरीज का प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें कोई टॉपिक है तो नहीं। अगर नहीं तो फिर कमेंट करना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्वस्थ रहिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम का समय आ गया। फिर मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ। धन्यवाद। चलिए।